अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। कल हमने आपको बताया था कि जो एससीओ समिट हुई थी उसके अंदर इंडिया को एक और शर्मनाक डिफ़ीट हुई थी, जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया था एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ करने के लिए जो उस कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन होता है। ख्वाजा आसिफ साहब ने रिसेंटली आके यानी कल खास शाहज़ेब खानज़ादा के शो पे आके बताया कि ऐसा हुआ क्यों? और ये वजह सुन के आप बड़े हैरान होंगे। ये नहीं हुआ कि कोई बहुत बड़े दलील पेश कर दिए गए, इंडिया शर्मिंदा हो गया, सिर्फ़ नंबरिंग की वजह से इंडिया सड़ गया। यानी कि पाकिस्तान की बारी इंडिया के बाद थी बोलने की, और पाकिस्तान ने जो मुकदमा पेश किया जाफ़र एक्सप्रेस का, कुलभूषण यादव का, बलूचिस्तान में रॉ बैक टेररिज्म का, वो बहुत तगड़ा था। उस पर कमेटी ने भी एग्री किया। और अपेरेंटली इंडिया की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी केस प्रेजेंट करने की कि पाकिस्तान कितनी दहशत गर्दी करता है। रियलिटी ये है कि आप केस की तैयारी कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसका एविडेंस आप क्या देंगे। जिन 4 टेरर सस्पेक्ट्स को पहलगाम अटैक में तस्वीरें लगा के दिखाया जा रहा था कि जनाब ये वो टेररिस्ट हैं, जिसकी तस्वीर हमारे दोस्त नीतीश राजपूत ने भी इस्तेमाल की थी कि ये वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये एक्टिविटी परफॉर्म किया। इंडिया ने कहा कि ये लोग इन्वॉल्व ही नहीं थे। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि ये 4 बंदे जो मैं आपको दिखाए थे ये इस एक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं थे। इंटेलिजेंस का लेवल तो इंडिया के अंदर ये है कि वो एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन को जैसे बॉचअप करते हैं, एक सिंपल मामला कि आपके मुल्क के अंदर एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है उसकी डाटा गैदरिंग करें, वो नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं वो ना तो सिर्फ डिवाइसिव हैं इंटरनेशनली, बल्कि लोकली स्पीकिंग भी वो इतनी डिवाइसिव है कि उनकी कौम तकसीम हो गए टोटे टोटों के अंदर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 60-70 साल से उनको एक नैरेटिव दिया गया था कि हम एक सेकुलर नेशन स्टेट है। एक अंडरबेली थी करंट जो हिंदुत्वा की थी, अब उसका खुलेआम मुकाबला हो रहा है, यानी कि हिंदुत्वा वर्सेस सेकुलर इंडिया हो रहा है। उसके अंदर उनकी कौम भी डिवाइडेड है, उनके लोग भी डिवाइडेड हैं, इवन मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लीडरान डिवाइडेड है। शशि थरूर का शामिल हो जाना गवर्नमेंट सेंट डेलीगेशन के अंदर कांग्रेस की लाइंस में बहुत बुरा मनाया गया इसको, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि लोकली पहले शोर मचाया जाए, कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, एज अपोज टू दुनिया को जाके प्रोपेगेंडा किया जाए। इसकी वजह है कि जो इंडिया का प्रोपेगेंडा दुनिया भर में था वो नहीं इफेक्टिव रहा, और इंडिया को एससीओ समिट में भी मुंह की खानी पड़ गई। ये ज़रूरी क्यों होता है? ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले हमारी टीम मीटिंग में पूछा कि यार ये यूएन, एससीओ, ओआईसी, वर्ल्ड बैंक, इनकी बातें ज़रूरी क्यों होती? सॉफ्ट पावर के लिए। आपके पास हार्ड पावर होती है, आपकी मिलिट्री, आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी, आपकी नूक्स, आपकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी, आपकी इंटेलिजेंस पावर्स। लेकिन ये सॉफ्ट पावर्स ज़रूरी इसलिए होती हैं कि इस दुनिया ने एक तरतीब रखी हुई है जंग लड़ने की। ये तरतीब खैर अप्लाई नहीं करती जब आप इसराइल और अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पे तो कोई रूल्स बेस्ड ऑर्डर है ही नहीं, लेकिन वो एक यूनिक सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के मामले में तरतीब फॉलो की जाती है, इंटरनेशनली भी की जाती है और लोकली भी की जाती है। इसलिए पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सपोर्ट नहीं दी, क्योंकि इस तरतीब को तोड़ा गया। ये एससीओ समिट जो यूएनएससी की मीटिंग हुई थी पीछे, जहाँ पे पाकिस्तान को ओहदा मिला था, जो यूएन की टेरर कमेटी है उसने जो पाकिस्तान को ओहदा मिला था, ये सारे सॉफ्ट पावर के मौके थे जहाँ पे इंडिया अपना मुकदमा रख सकता था। जिस तरह पाकिस्तान बलूचिस्तान का मुकदमा रख रहा है कि वहाँ रॉ बैक टेररिज्म क्या हो रही है, लेकिन इंडिया इनफेक्टिव था ये करने के लिए। इसमें एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया है। किस तरह हर गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाती है। एस जयशंकर, इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसको एक सुपीरियर बीइंग दिखाने के लिए टिकटॉक्स, मीम्स हर जगह चलाई जाती हैं, ताकि जो उनकी पॉपुलेशन है वो ये बिलीव करे कि ये बंदा कोई जीनियस लेवल आदमी है, मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक दिए जा रहे हैं। रियलिटी ये है कि इस जीनियस लेवल आदमी की टेन्योर के दौरान इंडिया ने जंग की पाकिस्तान पे, जो हम तो दहशतगर्दी समझते हैं और दुनिया भी उसको यही समझती है, और उसके दौरान कोई मुल्क उनके सपोर्ट को नहीं आया। ये एससीओ की समिट सिर्फ एक डिस्प्ले था इंडिया की फेलिंग सॉफ्ट पावर इमेज को। हार्ड पावर तो उनकी वैसे ही हमने उड़ा के घर भेज दी थी, लेकिन अब आपके पास सॉफ्ट पावर भी नहीं रहा, तो फिर आप इलाके में क्या करेंगे? चाइना की पोजीशनिंग, बांग्लादेश की पोजीशनिंग, नेपाल भूटान की पोजीशनिंग देखते हुए इंडिया बहुत कमज़ोर विकेट पे आ गया है। इंडिया ने पिछले 10 साल में थ्रू वेदर क्रिकेट, इंटरनेशनल फोरम्स पाकिस्तान को मलाइन करने की भरपूर कोशिश की है। उसके बावजूद पाकिस्तान अपने लोएस्ट पे इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट वाइज स्पीकिंग फिर भी उभर के सामने आ गया। उसकी वजह ये है कि जो हमारा इनहेरेंट कोर मवाद है वो नेगेटिव नहीं है, इन द सेंस ऑफ कि हम दुनिया भर में टेररिज्म उसका एक्सपोर्ट नहीं कर रहे।
हमारी मेजर शिफ्ट्स आई हैं सरकारी पॉलिसीज़ के अंदर। हमने एक पूरी लर्निंग कर्व थी अफ़गान मुजाहिदीन के दौर में और वॉर ऑन टेरर के दौर में, जिसने हमें इक्विप किया था पैटर्न्स रिकग्नाइज़ करने के लिए कि दहशतगर्दी क्यों नहीं करवानी चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स क्यों नहीं क्रिएट करने चाहिए। हमने भी ये सारे पुट्ठे काम करके सीखा है, लेकिन हमारा रिडेम्पशन आर्क आज से 7-8 साल पहले शुरू हो गया था, जब हमने FATF की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना शुरू किया था। इसलिए FATF ने हमें रिवॉर्ड किया था। FATF को हमने बेवकूफ़ नहीं बनाया था, जिसका ध्रुव राठी आपको कन्विंस करना चाह रहा है। वैसे जो उन्होंने मुहिम चलाई थी कि #FATF करो तो हम पाकिस्तान को वापस लिस्ट पर डाल देंगे, वो तो फेल होगी। उसकी वजह यह है कि FATF जो है वो एक यूट्यूब एजेंसी नहीं है। वो चंद रिसर्चर्स बिठा के फतवे नहीं जारी कर देते। मैं वैसे सेकुलर तबके पे हैरान होता हूँ, जो काम मौलवियों का होता है कि एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म दिखा के फतवे जारी करे, किसी को काफिर डिक्लेयर कर देना, उसी तरह ध्रुव राठी ने वही मेंटालिटी डिस्प्ले करते हुए पूरे के पूरे मुल्क को, मिनहासुल कौम को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और कहा कि FATF को लॉबी करो कि इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें, इनको ब्लैक लिस्ट पर डालें, ग्रे लिस्ट नहीं, ताकि बिल्कुल कौम तबाह हो जाए। रियलिटी ये है कि चाहे वो एक सेकुलर आइडियल हो, चाहे वो एक रिलीजियस आइडियल हो, उसका कंक्लूजन जब वो पावर में आता है अब्यूसिव इन नेचर हो जाता है। रिलीजियस आइडेंटिटी के अंदर एडवांटेज ये होता है कि आप फिर भी खुदा के डर की वजह से कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दुनिया के अंदर सेकुलर नैरेटिव्स की वजह से जो जंगें मुसल्लत की जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ्स प्रोटेक्ट करनी है, वो खौफनाक है। यानी कि मोरालिटी वॉर में से निकाल दी गई है कम्प्लीटली। इमोरल वॉर्स रिलीजियस गवर्नमेंट्स भी करती हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना बड़ा मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग कर रही होती हैं, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो अपनी आवाम को जवाब दें कि मॉरली ये कैसे करेक्ट है, और फिर मोरालिटी की बुनियाद पे आवाम फैसला कर सकती है। इसलिए तो 1971 की जंग को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं आज से 30 साल बाद, तो हम अंधी तकलीद नहीं करते, क्योंकि जब फैक्ट्स आपके सामने आते हैं तो आपको मॉरल कॉन्ड्री नज़र आती है। लेकिन इंडिया ये तकलीद कभी भी नहीं करेगा कि जो उन्होंने सिख मैसेकर्स किए थे, उसके तहत उन्होंने किस तरह पूरे पंजाब को और अपनी कम्युनिटी को एलियनेट किया, वो आज भी उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हमने अपराइजिंग रोक दी थी। बहरहाल जो कुछ वो और करें वो तो बहुत ही खौफनाक है। मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर, वो इंशाल्लाह किसी तफसील में आपको बताएंगे। FATF ने दुनिया को समझाया है कि आपको वर्चुअल एसेट्स को एज ए थ्रेट देखना है। क्यों? ये अनट्रेसेबल या अनट्रैकेबल ट्रांजैक्शंस हैं, जिसके तहत दुनिया का मेजॉरिटी मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग स्मगलिंग के पैसे, एक्सटॉर्शन के पैसे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पैसे और टेररिज्म के पैसे फाइनेंस हो रहे हैं। पाकिस्तान इसी को देखते हुए बहुत स्पीड से अपनी टास्क फोर्स बना के इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी एज़ फार एज क्रिप्टो इज़ कंसर्न तो एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अब क्रिप्टो एक रियलिटी बनती जा रही है, जिस तरह फिएट करेंसी थी। क्रिप्टो के बारे में हमारा मौका हमेशा ये था कि ये कोई ग्रेट टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अ करेंसी, और जितना ये रेगुलेट होगा उतना ही ये फिएट करेंसी ऑपरेट करेगा। ऑलरेडी बूम बस्ट जो है वो क्रिप्टो के अंदर वाजे नज़र आता है, जो एक बेसिक कैपिटलिस्ट ट्रेडमार्क होता है। तो ये कोई ग्रेट इक्वलाइजर नहीं है फॉर द मैसेस, ये चीज़ आप समझ लीजिए। लेकिन जैसे ही ये रेगुलेट होना शुरू होगा तो इसके बूम बस्ट भी रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा बड़े पंटर आ जाएंगे, जिस तरह वैनगार्ड और ब्लैक रॉक अब मेन फ्रेम बिटकॉइन में आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि जब वो रेगुलेट होना शुरू हुआ, उसके बाद दे फेल्ट सेफ कि हम अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ खदशा ये होता है कि इसको टूल फॉर अब्यूज़ बनाया जाएगा, तो पाकिस्तान इसके ऊपर भी क्रैकडाउन करने लगा है। पाकिस्तान की जो क्रिप्टो साइज़ है वो दुनिया में गालबन तीसरे या चौथे नंबर पे आता है, यानी कि हमारा बहुत परसेंटेज ऑफ वेल्थ क्रिप्टो के अंदर चला गया है। स्पेशली उस मुल्क के लिए जिसके अंदर 10 अरब से ज़ायद की चंद ही कंपनी है, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो कॉइन्स में पड़ी हुई है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस के ऊपर। और वो एक्सचेंजेस क्या गेम खेलते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग इनफ, उनका एक बेस कॉइन होता है जो उनके अपने एक्सचेंज का होता है, वो हर चीज़ को उसमें पार्क करते हैं ताकि उसकी प्राइस आर्टिफिशियली पम्प करे। तो वो चाहते हैं बेसिकली कि ज़्यादा पैसा उनके अंदर आए। इसलिए आप देखते हैं कि बाइनेंस का एक्स CEO जो कन्विक्टेड क्रिमिनल है अमेरिका के अंदर, वो यहाँ पे आके क्रिप्टो काउंसिल को लीड कर रहा है। वो चाहते हैं कि बाइनेंस के फुटहोल्ड्स यहाँ बने ताकि जो बाइनेंस का अपना कॉइन है उसकी पोजीशन और स्ट्रेंथन हो जाए। आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है? ये बड़े इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सौदे किस तरह होते हैं, हर गवर्नमेंट उसमें किस तरह इन्वॉल्व हो जाती है। हमें कम से कम ये चाहिए था कि अगर हम क्रिप्टो पॉजिटिव हो ही रहे हैं तो हम कन्विक्टेड फैलन को तो ना अपने प्रोग्राम में शामिल करते, लेकिन शायद हमारी ये मजबूरी थी। इसमें भी कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी जो मुझे और आपको नहीं पता, आज से 30 साल बाद पता चलेगी कि जनाब वही हमारे लिए क्यों ज़रूरी था। रियलिटी उस बंदे की ये है, और उस हमने एक डिटेल स्टोरी भी की हुई है कि जब उसकी कंपनी के ऊपर फाइन्स लगी और उसको हटा दिया गया फ्रॉम रनिंग हिज ओन कंपनी, तो वो फाइन्स 48 घंटे में पे होगी। ये ऐसे नहीं था कि $1-2 मिलियन थे,
सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फाइन्स थी, बल्कि यहाँ पे वो फाइन्स की अमाउंट इंसर्ट कर देना जस्ट दैट यू अंडरस्टैंड कितना अब्सर्ड है कि उसने इतने देर में ये पैसे जमा करा दिए। तो लेट्स सी पाकिस्तान की क्या पोजीशन बनती है आने वाले दिनों में। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगे जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। गंडापुर ने हिंट कर दिया कि केपी नॉन कोऑपरेशन करेगी सेंटर के साथ नेक्स्ट आईएमएफ प्रोग्राम पे। मैं आपको आज 27 जून 2025 को बता देता हूँ कि ये झूठ है, ये उन्होंने झूठ बोला है। उसकी वजह ये है कि ये उन्होंने पहले भी कहा था, प्रोग्राम पे भी उन्होंने हेल्प की, उन्होंने पहले भी कहा था बजट में पास नहीं करूँगा, उन्होंने सबसे पहले किया, यानी वो फर्स्ट आए इसके अंदर। उन्होंने कहा था कि जो ये पैसे एक्सेस होते हैं सेंटर के मैं वापस नहीं दूंगा जब तक सेंटर हमारे पैसे नहीं देगा, उन्होंने वो पैसे भी वापस दे दिए। तो जो रिफ्ट है ऑफ अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू का और एक्शन का बहुत बड़ा हो गया। वैसे द रिफ्ट बिन अली अमीन गंडापुर एंड शेख वकास जो एक ब्लॉक बनते जा रहे हैं, सलमान अकरम राजा एंड अलीमा खान बहुत ज़्यादा हो गए और ये एक क्लासिक प्ले बुक है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की। कोई इससे सरप्राइज़ मत हो कि वो डिवाइड एंड कॉन्कर ही खेल रहे होते हैं। ब्रिटिश एम्पायर हम सबको ये सिखा के गया था कि आप डिवाइड एंड कॉन्कर कैसे करते हैं। इसकी वजह से पीटीआई कोई भी प्रोग्रेसिव स्टेप नहीं ले पा रही। इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में 2 केसेस में पीटीआई के गौहर अली खान साहब और उमर अयूब खान साहब एक्विट हो गए हैं सेशंस कोर्ट से। सेशन कोर्ट ने डिटरमिन किया इस्लामाबाद के अंदर कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उस मुकदमे में और तकरीबन 150 लोग थे जो टारगेट किए गए थे जिनका कोई ओवर्ट नहीं था मामला इन अक्यूज्ड मैटर्स के अंदर। अब इस केस का आगे क्या बनता है इसको अब आपने समझना है। रूम क्रिएट किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से थ्रू द जुडिशरी आपको रिलीफ देने के लिए। उसके बाद आपका बिहेवियर असेस किया जाता है कि अब आप कैसे हैं, क्या आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं स्टेट की रिक्वायरमेंट्स को, क्या आप लाइन टो करने को तैयार हैं कि नहीं। तो फिर आपको बाकी केसेस में आहिस्ता 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 रिलीफ मिलना शुरू हो जाती है। केसेस आपके चलते रहते हैं, वो डंडा आपके सर पे एक्स लहराता रहता है, लेकिन ये पहला स्टेप होता है इन द राइट डायरेक्शन। अब आने वाला वक्त बताएगा कि गौहर अली खान साहब, उमर अयूब साहब कितने रेवोल्यूशनरी हैं बाय नेचर, जो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें वो कर जाते हैं, क्या उसको पूरा कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर आप देखेंगे ये सारे केसेस रेव अप होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिल वक्त उनको इन 2 केसेस के अंदर रिलीफ मिल गई है। 10 लोग अनफॉर्चुनेटली शहीद हो गए जब डाउनपोर हुई पंजाब की सिटीज़ के ऊपर। 2 बच्चे शहीद हो गए रूफटॉप गिरने की वजह से। हमने आपको पहले ही बताया था कि मानसून इस दफ़ा बहुत हार्ड हिट करेगा, 25% इजाफी रेन होगी पिछले साल की बनिस्बत। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। पंजाब गवर्नमेंट को भी ये नोटिस लेना चाहिए कि पानी जहाँ जहाँ इकट्ठे होगा तो वहाँ डेंगू की आमद की भी पूरी भरपूर कोशिश होती है, तो उसका भी हमें मद्देनज़र रखते हुए बहुत सफाई करनी पड़ेगी। इस वक्त हमें गवर्नमेंट के साथ मिल के चीज़ें क्लियर करनी चाहिए बिकॉज़ ये एक डिज़ास्टर ही है इन एंड ऑफ इटसेल्फ। अपने शहर में किसी गुस्से के तहत इसको फैलने नहीं देना चाहिए। वैसे जिन एरियाज़ में पानी खड़ा होता है हिस्टोरिकली भी वहाँ खड़ा होता रहा है, अंदरून शहर के अंदर देख लें, तो कोई लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन भी इसका निकलना चाहिए, वरना शहर कराची बनते हुए ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। आप जितना अपने शहर से, अपने इलाके से इंटरेस्ट उठाएंगे अपना कि इसकी डेवलपमेंट में, इसे कामों में हमने एफर्ट नहीं करना, उतना ही क्विकली डिसइंटीग्रेट करता है सारा निज़ाम। आपको इन्वॉल्व करना है अपने आप को हर किस्म के एस्पेक्ट में। अगर आप नहीं करेंगे तो सियासतदानों को फ्री रेन है, वो जो मर्ज़ी करते रहें। जो पैसे हम लोगों से FBR लेके टैक्सों की मद में बजट में दे रहा है और वो आगे जिन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं उन पे हम नज़र नहीं रखेंगे तो एडवांटेज कोई नहीं है। इसी तरह का तकरीबन 4 अरब प्लस का एक अंडरपास बना था इस्लामाबाद में जो पहली ही मानसून की बारिश में बह गया। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, अगर आप चीज़ को परसू नहीं करेंगे तो मेरे भाई कोई आपको करके नहीं देगा। क्या ये बात अनफेयर है? बिल्कुल। आइडियली तो सिस्टम को ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
या तो हम हाथ पे हाथ रख के सर पे मट्टी रख के कहें हम तो रोते पिटते रहेंगे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। हमें ही अपने मुल्क के रेंज वापस लेने होंगे। बहुत क्रिटिकल न्यूज़ ये हमने ज़रूर शामिल किया, और साद और अमान को इस ख़बर सुनते ही बहुत तकलीफ़ हुई। मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपनी किताब की रिलीज़ डेट बता दी है, जो अक्टूबर 2025 में होगी, फाइंडिंग माई वे। इतने क्रिटिकल दौर में जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 सामने नज़र आ रही है, जंगें चल रही हैं, लोगों का कत्ल आम हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, गाज़ा के अंदर एक एब्सोल्यूट जेनोसाइड हो रहा है, तो ये किताब फाइंडिंग माई वे ज़ाहिर क्रिटिकल इशूज़ पे होगी। ये किताब है मलाला यूसुफ़ की स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, फर्स्ट लव, मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ डिस्कवरी। यानी कि मलाला यूसुफ़ज़ई हमेशा की तरह बहुत रेलेवेंट रहती हैं। ग्रेटा थनबर्ग फ्लोटिला लेके इसराइल जा रही है, वहाँ अरेस्ट हो रही है। मलाला यूसुफ़ज़ई वॉर मॉन्गर हिलरी क्लिंटन के साथ ड्रामे बना रही हैं। हमें लोग भी कैसे मिलते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इंजीनियर किए जाते हैं। मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी जब उन पर गोलियाँ चली थी, इसमें कोई शक नहीं है। उस मुद्दे को उठा के वेस्टर्न एजेंडा के तहत प्रमोट किया जाता है दुनिया भर के अंदर। कोई बंदा जो पाकिस्तान के अंदर लेट्स से को अच्छा काम कर रहा है, लेट्स से लाइक ईदी साहब जो अब फौत हो चुके हैं, या द सिटीजन्स फाउंडेशन जो एक यूनिक मॉडल चला रहा है ऑफ स्कूल्स अनोनिमसली, उसको कभी सराहा नहीं जाएगा इंटरनेशनल स्टेज पे, बिकॉज ब्राउन लोग तो कमीने होते हैं, वो तो क्रिमिनल्स होते हैं, उनको उसी लाइट में दिखाना होता है। आपको ये समझना है कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स डॉक्यूमेंट्री के लिए, मूवी के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। आपने एक इमेज बिल्डिंग करनी होती है सुपर पावर के, नेशन स्टेट के लोगों के दिमाग के अंदर इलाकों के बारे में एक कंटिन्यूस नैरेटिव पढ़ाया जाता है, और मैं ये ओपनली एडमिट करने को तैयार हूँ, उस नैरेटिव में हम भी अपना हिस्सा डालते हैं कि इंडियन लोग गंदे होते हैं, इंडिया एक गंदा मुल्क है, वहाँ कचरा बहुत ज़्यादा है। ये सच हो सकता है मुंबई के बारे में, दिल्ली के बारे में, साउथ के बारे में तो सच नहीं है। नागालैंड के खूबसूरत फॉरेस्ट के बारे में सच तो नहीं है, मणिपुर के बारे में सच तो नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में सच तो नहीं है, मध्य प्रदेश के बारे में सच तो नहीं है, राजस्थान की खूबसूरत डेजर्ट्स और महलों के बारे में सच तो नहीं है। लेकिन कैसे इमेज बिल्डिंग की जाती है, ओए तो सब गंदा, सब गंदा, सब गंदा, सब गंदा, सब गंदा। फ्रॉम रसल पीटर्स मेकिंग अ जोक के मैं लैंड किया तो मुझे स्मेल आ रही थी इंडिया के अंदर ही, हालांकि वो खुद एक इंडियन है, लेकिन अभी बाय बर्थ कैनेडियन है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इसी तरह पाकिस्तान के बारे में एक इमेज बिल्डिंग की जाती है कि यहाँ बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, यहाँ पे बच्चियों को दबाया जाता है। बिल्कुल दबाया जाता है, पर मलाला यूसुफ़ज़ई एक यूनिक केस था। ठीक, क्या सरकार को और करना चाहिए बच्चियों को पढ़ाने के लिए? बिल्कुल, वो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मर्द हैं भी ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए। आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो स्कूल गोइंग होती है वो प्राइमरी के बाद स्कूल ही नहीं जाती, चाहे मर्द हो या औरत हो। तो हम किसी प्रॉब्लम को जेंडर स्टीरियोटाइप क्यों करते हैं? क्योंकि हमें करवाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम औरतों को पीछे छोड़ दें। इसका ये मतलब है कि हम रिकग्नाइज़ करें कि हमारे मुल्क के असली हीरोज़ कौन हैं, जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड दिन रात लड़ रहे हैं हमारे लिए, जो यहाँ पे ऑन ग्राउंड स्कूल्स चला रहे हैं, अस्पताल चला रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आइडेंटिफाई करना। बाकी अल्लाह कामयाब करे मलाला यूसुफ़ज़ई की किताब को, उनको पैसों की अशद ज़रूरत होगी मेरा ख़्याल है। वैसे कोई कॉल अभी तक उनकी तरफ से आई नहीं है उम्मा के किसी काम के लिए, ये उनकी अपनी मर्ज़ी और राय है, क्या कर सकते हैं। पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे अमेरिका के लिए, उनके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग शर्त डाल दी गई है, और बाज़ार तो आपको लगेगा ये बनाइन सी शर्त है। जो लोग एफ़, एम और जे, एफ़ होता है स्टूडेंट वीज़ा, एम होता है नॉन एकेडमिक स्टूडेंट वीज़ा यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह, और जे होता है एक्सचेंज प्रोग्राम वीज़ा, कि आप यहाँ पढ़ रहे थे लेट्स से लम्स में और आपका कोई सेमेस्टर वहाँ पे लगना है। इन सारों को वीज़ाज़ अप्लाई करते वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने। अजीब सी बात है ना, कि अगर आपका इंस्टाग्राम प्राइवेट है, जिस तरह सलमान का है, ठीक है, तो उसको पब्लिक करना पड़ेगा। फेसबुक अपना पब्लिक करना पड़ेगा, अगर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको आपको पब्लिक करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे भाई वो ये क्यों करें, इसी क्या सेंस है? मैं बताता हूँ इसी क्या सेंस है। जब आपने मैपिंग करनी होती है जिस तरह चाइना करता है, तो फिर आप चाहते हैं कि जितना डाटा आपके बारे में हो वो पब्लिकली अवेलेबल हो कंजम्पशन के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे ओन्ड हैं, यूएस बेस्ड कंपनीज़ हैं। उसी तरह आपका जो डाटा है यहाँ से पब्लिक अकाउंट से वो उठ के स्टेट डिपार्टमेंट को फराहम हो जाता है। वो फिर आपकी प्रोफाइल बिल्ड करते हैं, आप कौन हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या खाना चाहते हैं। कभी कभी आप हैरान नहीं होते कि मैं और सलमान बैठ के बात कर रहे होते हैं गोल्फ़ के बारे में, तो एकदम से मुझे गोल्फ़ के इश्तिहारात नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो आपके माइक्स पिकअप कर रहे होते हैं ये चीज़। ये अब कंस्पिरेसी नहीं, रियलिटी है। आज से 10 साल पहले जब ये बात हमारे पार्क में होती थी तो लोग कहते थे ये पागल हैं, नशे बहुत करते हैं। खैर हम नशे उस वक्त नहीं करते थे। तो ये एक रियलिटी है।
उन्होंने हमें मैप इसलिए करना है बिकॉज़ वो डिसिडेंट बिहेवियर को कर्टेल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने ये दिखाया है कि जो भी इसराइल के ख़िलाफ़ बोलेगा, ज़ायनिस्ट रजीम के ख़िलाफ़ अमेरिका में बोलेगा, उसके तो वीज़े कैंसिल कर देंगे वो। उनको थ्रेटन कर देंगे डिपोर्ट करने के लिए। फिर जो वो आइस के ज़रिए अपने ही कौम के लोगों को उठा उठा के फ़र्ज़ी केसों में वापस भेज रहे हैं, उसके अंदर भी वो लोगों को पिकअप करना चाहते हैं। वो आपके पैटर्न्स देखना चाहते हैं कि आप लेफ़्ट जाएंगे, राइट जाएंगे इश्यूज़ के ऊपर। वैसे भी अब तो न्यूयॉर्क का मेयर शायद एक कम्युनिस्ट बनने वाला है ट्रंप साहब के बकौल, तो ये उनको बहुत चीज़ घबराहट देती है। जिस टूल के थ्रू ट्रंप साहब जो हैं प्रेसिडेंसी के अंदर आए थे, उसी टूल को अब वो बंद करना चाहते हैं, उसी टूल को कंट्रोल करना चाहते हैं। चाइना से मुतासिर सिर्फ हमारे बूढ़े बाबे नहीं हैं, पूरा का पूरा अमेरिका भी है, पूरा का पूरा यूरोप भी है। ये कैसे उन्होंने अपनी कौम को कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये ओवरनाइट नहीं किया, या कुछ समझना पड़ेगा। माओ जेडोंग ने एक तरीके से अपनी कौम को कहा कि राइट्स कुछ नहीं होते, आप एज एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करते, एज अ मोनोलिथ हम एग्जिस्ट करते हैं। तो इफ़ द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन डज गुड तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो जाएगा। सोने पे सुहागा 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर ले आए। तो इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म तो चाइना इस वक्त वेट ड्रीम है हर किसी इंटेलेक्चुअल की कि जनाब कैसे इन्होंने पॉवर्टी ख़त्म कर दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि ना आप चाइना रहना चाहेंगे ना मैं, क्योंकि फ्रीडम हैज़ नो प्राइस। आपको जितने मर्ज़ी पैसे दे दिए जाएँ और आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए, तो वो पिंजरा जितना मर्ज़ी खूबसूरत हो, होता वो पिंजरा ही है। ये अननेचुरल वे है। पैसों की तकसीम अल्लाह ने बनाई ऐसी है कि वो हमेशा बराबर नहीं हो सकती। आप ये गेम एंड ऑफ टाइम्स तक खेलते रहेंगे कि गरीबों की मदद करनी है, ज़कात का सिस्टम है ही ये। गेम जो चाइना खेल रहा है एक परफेक्ट माशरे की, जहाँ पे सब सिंक्रोनाइज्ड मशीन्स की तरह ऑपरेट करें, ये नहीं नेचुरल। 80s और 90s की कई मूवीज़ हैं साई-फाई की जिसको डिपिक्ट करती हैं, बताती हैं कि एंड में इसने क्रम्बल डाउन ही करना होता है। और चाइना ने अपने आप को उस तरह बिल्ड किया और बाकी गवर्नमेंट्स फॉलो सूट कर रही हैं। बजट के हवाले से जी फाइनेंस बिल सेल थ्रूज द पार्लियामेंट, यानी कि पहले तो बजट भी अप्रूव हो गया था, फाइनेंस बिल भी अप्रूव हो गया है। फाइनेंस बिल क्या था किसी को नहीं पता, क्योंकि जिस स्पीड से वो गया है उसके अंदर से मेरा नहीं ख्याल किसी पार्लियामेंटेरियन को पढ़ने की भी गुंजाइश मिलती। लेकिन उसमें से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी, ज़्यादा तफसीली वीडियो तो हमें टाइम लगेगा बनाने में, बिकॉज हमें चीज़ों का पढ़ने का शौक़ है, फिलबदी गुफ्तगू करने का नहीं। तो उसके अंदर टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को। मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ के नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। प्रोविंशियल बार काउंसिल्स, क्योंकि वकील गरीब बहुत है, उनका मटन कैफेटेरिया में सस्ता होना चाहिए, उनको टैक्स एग्जेम्पशन दी गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल, क्योंकि जो आपके सेंट्रल फ्रेमवर्क काउंसिल में भी लोग हैं जो अमीर तरीन हैं, वो भी बहुत गरीब हैं। ये एक अजीब फितरत है लोगों की। बस कि हमने ये काम शुरू किया, 6 महीने हो गए, बहुत सारे साथी मिले जो जर्नलिस्ट है, भजन आप प्रेस क्लब का कार्ड ले लें, भजन आप उस एसोसिएशन में आ जाएं। तो हमने कहा यार एसोसिएशन की दावत है तो सबको फ़ायदा होगा कि खुदा ना खास्ता कोई मुकदमा होता है, कोई डंडे मारता है, कोई सलमान को उठा के ले जाता है। सलमान के बयान बड़े प्रोवोकेटिव होते हैं ना, इसलिए तो कोई हमारे दिफा हो गया। नहीं नहीं भजन छोड़े, मटन जो है ना बड़ा सस्ता मिलता है वहाँ पे। मैं कहा मटन बड़ा सस्ता मिलता है, तू क्या बात कर रहा है मेरे से। उसने, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जो उसने प्लेट का रेट बताया था ना, 100 रुपया प्लेट का रेट। भाई इतने में दाल ना आयो, ठीक है, हाँ 15 रुपये की चाय। भाई ये बात है, सही है। ये वो असली पर्क है जर्नलिस्ट बनने का या वकील बनने का, जो आप 15 रुपये की चाय पीते हैं। मिलिट्री फाउंडेशन को टैक्स एग्जेम्पशन मिली है, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को मिली है, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी को मिली है, फॉर्मर क्रिश्चियन कॉलेज लम्स, गुलाम साक खान यूनिवर्सिटी, FBI फाउंडेशन, शौकत खाना मेमोरियल। ये गलत हो गया, शौकत खान को भी दे दिया। क्या बात है। नहीं आप जायज़ नहीं। वैसे मैं इस चीज़ में तो खुश हूँ, कम से कम इसका उन्होंने टैक्स एग्जाम स्टेटस नहीं उठाया। ये तो अच्छा काम कर रहे हैं यार। ईदी फाउंडेशन, अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, पॉवर्टी एलिवेशन फ्रंट, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, नेशनल एंडाउमेंट स्कॉलरशिप, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड, इन लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन मिली है। और जितने पेंशन्स हैं ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट्स और उनकी विडोज़, वो भी टैक्स एग्जेम्प्ट होंगी। इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जो टैक्स एग्जेम्पशन इन्होंने दी है, ये बेसिकली रिवॉर्ड किया है उन चीज़ों को, सवाए शौकत खानम के। वो मेरा ख्याल है एक उन्होंने चैरिटी का काम करना ही था। ईदी साहब की तो कोई हटाए, तो वो क्या कहा था मौलाना ने कि मौलाना के खिलाफ बात कर ज़ुबान काट देगा। ईदी साहब तो लेजेंड आदमी है।
ये सारा अंदर रहने देना। मैं चाहता हूँ इन सब के असली शक्लें बेनकाब हों। वो जो साइड से एक लड़का बोला है, उसका नाम नहीं मैं ले सकता क्योंकि अभी उसने इजाज़त नहीं दी नाम लेने की, कि इतने की मटन प्लेट है, खुशी से आते हुए मैं कह रहा हूँ मटन बंद करो इन सब का, दिमाग इनके हो गए ख़राब। थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आते हैं क्योंकि वाई नॉट, कर लेना चाहिए कभी कभी। ख़ामेनी की हैवी चपेट के बाद अमेरिका जो है अब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है बताने के लिए कि हमने कम्प्लीटली ओब्लिटरेट कर दिया ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। साथ ही ये बात कर रहे हैं कि हम $30 बिलियन एड में भी देंगे, $6 बिलियन एसेट्स में भी अनफ्रीज कर देंगे और तुम्हें न्यूक्लियर रिएक्टर भी बना देंगे, बस तुम इस एग्रीमेंट को साइन कर लो। मोस्ट ऑफली ईरान नहीं करेगा, ठीक है, वो अपने ही तरीके से इस प्रोग्राम को बनाएगा और अब ज़्यादा तेज़ी से बनाएगा क्योंकि उनको भी डेटरेंट की नीड समझ आ गई है। बहुत सारे लोग इस टाइम पे जो ख़ामेनी साहब का फतवा है 2003 का गालबन, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि किस तरह न्यूक्लियर बॉम्ब और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन जो हैं वो इनहेरेंटली अन इस्लामिक है, लिहाजा हम इसको परसू नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है उस पर अब चेंज आ ही जाएगा, लेकिन वो पब्लिकली उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, प्राइवेटली ही करेंगे। ये मेरी अपनी असेसमेंट और राय है। Iran's highly enriched uranium stockpile remains largely intact following US strikes on its main nuclear sites। ये यूरोपियन के मेजर कैपिटल्स फाइनेंशियल टाइम्स सब ने रिपोर्ट किया। तो आपने यहाँ पे क्या अचीव किया समझ नहीं आ रहा। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu asked a court on Thursday to postpone his testimony in his long-running corruption trial in light of regional and global developments। नेतन्याहू साहब के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है उसमें उन्होंने दरख्वास्त डाली है सरकार को कि जनाब इसकी ज़रा थोड़ी सुनवाई बाद में कर लें, दुनिया में बहुत मुश्किल मामलात चल रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर हुई है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन पे मार्को रूबियो से बात करते हुए कंग्रेचुलेट किया डोनाल्ड ट्रंप की ग्रेट पीस मेकिंग स्किल्स को। यानी कि पाकिस्तान वो लाइन बिल्कुल टो कर रहा है कि हमने नोबेल पीस प्राइज़ ट्रंप साहब को दिलवाना ही दिलवाना है। इसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो ये देख रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स नॉर्मलाइज होंगे और हम अमेरिका वर्सेस चाइना खेल के पैसे कमा पाएंगे। दुनिया को हम ये भाषण दे रहे हैं 6 महीने से कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारी सरकार को ये बात मान पा ही नहीं रही। उसकी वजह ये है कि अमेरिका नहीं इंटरेस्टेड एक्टिव वॉरफेयर के अंदर, वो इंटरेस्टेड है पैसिव तरीक़ों के थ्रू काम करने के लिए, इसलिए अब वो उस तरह पैसे भी खर्च नहीं करेगा आप पे। चाइना जिसने साबित किया कि जनाब हम तुम्हारे साथ हैं जो मर्ज़ी हो जाए, वो एक्टिवली परसू कर रहा है पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर। इवन कि जो बलूचिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है इस वक्त वो चाइना के साथ बैठ के बलूचिस्तान के मिनरल्स के ऊपर मुज़ाकरात करना चाह रहा है, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा है। तो हमें वही एंगल परसू करना चाहिए। वैसे जो हमारी पजीराई होगी रीजन के अंदर, अब हमें रशिया पे भी एक क्लियर कट मौक़िफ़ दे देना चाहिए, बिकॉज़ रशिया यूक्रेन का वॉर रुकने का टाइम तो ले नहीं रहा। इस वक्त रशिया के साथ कोई भी डील बनाना हमारे इंटरेस्ट में होगा और हमारे लिए आसान भी होगा, क्योंकि रशिया एक रिलेटिवली वीकर फुटिंग पे है। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने कमाए हैं रशिया के सर के ऊपर, हालांकि उसका आयरन एलाय होने के बावजूद उसको लूटा है दिन दहाड़े। ये काम अगर पाकिस्तान करता तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि हम उनके आयरन क्लैड ब्रदर नहीं हैं, हम तो रिलेशनशिप नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अब रशिया के ऊपर भी स्टांस लें। अगर हम जियो पोलिटिकली दोबारा एक्टिव हो गए हैं, एक लल पीरियड था मुशर्रफ दौर के बाद का, जब हम जियो पोलिटिकली बिल्कुल एक आप कह लें वेस्ट लैंड में थे, नो मैंस लैंड में थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी, हम कोई गुफ्तगू नहीं करते। हमारा वो कम बैक दोबारा शुरू हो गया है। मेरे ख्याल से शुरू हुआ था जब इमरान खान साहब ने तकरीर की थी यूएन जनरल असेंबली में, जब उन्होंने इस्लामोफोबिया डे डिक्लेयर करवाया था। वहाँ पे उन्होंने ओवरऑल एक शहरी मुकदमा सामने रखा था कि भाई ये मुकद्दस पर्सनैलिटी है, आप इनकी तौहीन करते हैं तो हमारे दिलों की तौहीन करते हैं आप, तो ये आप ना कीजिए। वहाँ से स्लोली स्टडली पाकिस्तान में कम बैक हुआ जब हमने इंडिया का पहला जहाज़ गिराया जिसमें कुलभूषण यादव कह रहा हूँ, विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा गया था। वो एक कम बैक था, लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है कि उसमें हम कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए थे। उस वक्त जो अग्रेशन इंडिया ने शो की थी बालाकोट के हवाले से, हमें उसका ढिंढोरा और पीटना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर की बारी मैं समझता हूँ कि हमने फिर पूरी तरह इसका फ़ायदा उठाया, और इसके अंदर एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था ऑनलाइन पर्सनल को जो तबसरा और टिप्पणी इस पर कर रहे थे। ओवरऑल देखें तो बजट की जो तफसीलात अभी तक हमने इकट्ठी की हैं इतनी पॉजिटिव नहीं है। इंडस्ट्री चलते हुए नज़र नहीं आ रही फ़िल वक्त। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी मेजर हिट आई है, रियल एस्टेट सेक्टर तो वैसे ही खप गया। तो काइंडली जो पैसे आप कमाते हैं, जो आपके पास आते हैं, उसका ध्यान से इस्तेमाल कीजिए, उसको फजूल खर्ची में मत लगाएं, और फिस्कल ऑस्टेरिटी के लिए तैयार है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।